सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। आज के अम्बेडकर संदेश में आपका हार्दिक स्वागत है। उप समिति संख्या 3 जो गोलमेज सम्मेलन में बनाई गई सबसे महत्वपूर्ण कमेटी थी अल्पसंख्यक कमेटी। 16 जनवरी 1931 को छठी बैठक होती है अल्पसंख्यक कमेटी के, जिसमें विभिन्न जो पैराग्राफ यहाँ पर तैयार किए गए, अल्पसंख्यकों को जो यहाँ पर प्रतिनिधित्व दिया जाना है, जो प्रावधान किए जाने हैं अल्पसंख्यकों के हित के लिए। तो सम्मानित साथियों, हम आपको बता दें, विभिन्न पैराग्राफ्स, विभिन्न आर्टिकल्स, विभिन्न शब्दों पर यहाँ बहस छिड़ जाती है अल्पसंख्यक कमेटी के अध्यक्ष और उनके सदस्यों के बीच में। बाबा साहब एक सदस्य के तौर पर अल्पसंख्यक कमेटी में हैं और अपनी बात को पुरजोर तरीके से यहाँ पर रखते हैं। एक महत्वपूर्ण लगातार चेतावनी, लगातार धमकी कह सकते हैं, बाबा साहब दे रहे हैं अल्पसंख्यक कमेटी के अध्यक्ष को। सम्मानित साथियों, आखिर वो चेतावनी क्या है बाबा साहब की, जानना होगा आज के अम्बेडकर संदेश में। साथ ही साथ हम आपको बता दें, आज का अम्बेडकर संदेश इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि आज का अम्बेडकर संदेश ही अल्पसंख्यक कमेटी के द्वारा की गई कार्यवाही की जो बहस है वो अंतिम है, यानी कि आज सारांश आपको मिल जाएगा। और इसके बाद बाबा साहब के द्वारा अल्पसंख्यक कमेटी के सभी सदस्यों को एक ज्ञापन डिस्ट्रीब्यूट किया गया। उसमें कई सारी शर्तें रखी थी बाबा साहब ने अस्पृश्यों के लिए, अछूतों के लिए। तो हम आपको बता दें, जहां पर 8 शर्तें बाबा साहब ने यहाँ रखी थी, हम अगले अम्बेडकर संदेश में लेकर उपस्थित होंगे। लेकिन आज का अम्बेडकर संदेश अब हम शुरू करते हैं। सबसे ज़्यादा आज के इस बहस में आप देखेंगे मुसलमान शब्द को लेकर बाबा साहब यहाँ पर क्या कुछ कहना चाहते हैं, अन्य अल्पसंख्यक, महत्वपूर्ण अल्पसंख्यक वर्गों के बारे में बाबा साहब क्या कहना चाहते हैं, अपनी बात को किस तरह से रख रहे हैं, ये जानना बहुत दिलचस्प रहेगा। आज के अम्बेडकर संदेश को बिना विलंब के हम शुरू कर रहे हैं BBAIC सारनाथ वाराणसी के सौजन्य से। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर संपूर्ण 12वें खंड 5 से, जिसका शीर्षक है, जिस किताब का शीर्षक है डॉक्टर अम्बेडकर गोलमेज सम्मेलन में, यानी कि गोलमेज सम्मेलन की एक एक शब्द, एक एक लाइन, हर एक गतिविधि जो वहां पर घटित होती है, हम आपके समक्ष हूबहू प्रस्तुत कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय कहते हैं कि सारी बात को स्पष्ट ढंग से रखने के लिए मुसलमान शब्द का प्रयोग उचित ही है। माननीय मोहम्मद शफी कहते हैं संघीय का अलग ही दर्जा है। अध्यक्ष कहते हैं मुसलमान शब्द रहना चाहिए। श्री जोशी कहते हैं मैं इससे सहमत हूँ। डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं तो मुसलमान शब्द के साथ और अन्य महत्वपूर्ण अल्पसंख्यक वर्ग जोड़ना चाहिए। अध्यक्ष कहते हैं नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं यह मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूं, मैं दलित वर्ग के प्रतिनिधि की हैसियत से यह मांग कर रहा हूं। श्री जोशी कहते हैं इसे नहीं माना जा सकता, आपने ऐसी कोई मांग नहीं की थी। डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं सवाल यह नहीं है कि मैंने मांग की थी या नहीं। अध्यक्ष कहते हैं हम अब आगे बढ़ते हैं। अब 11:02 हो रहे हैं। डॉक्टर मुझे कहते हैं मैं चाहूँगा कि सहमत शब्द की जगह हम लिख सकते हैं उसी आधार पर यह मांग भी उठी थी, वगैरह वगैरह। तब माननीय मोहम्मद शफी कहते हैं नहीं नहीं, सहमत हुई थी और ये वास्तविकता है। डॉक्टर मुझे कहते हैं संघीय संरचना समिति में मैं क्या बात हुई थी इसकी मुझे जानकारी नहीं है। माननीय मोहम्मद शफी कहते हैं दस्तावेज इसका गवाह है। डॉक्टर मुझे कहते हैं लेकिन मैं यहाँ इससे सहमत नहीं हूँ। माननीय AP पात्रे बीच में अपनी बात कहते हैं। चलिए अगले पैराग्राफ पर। अध्यक्ष महोदय कहते हैं मुसलमान शब्द जोड़ने की बात हुई थी और इस पर सहमति भी हुई थी। बैठक की कार्रवाई के विवरण में ये दर्ज है। श्री जोशी कहते हैं क्या इस समिति के रिकॉर्ड में? लेफ्टिनेंट कर्नल गिडने कहते हैं इससे पहले पूर्ण अधिवेशन में मैंने इस बारे में अलग से एक बयान दिया था। मैंने कहा था कि बड़े समुदाय अपने लिए जो मांग कर रहे हैं वह ठीक है, लेकिन अल्पसंख्यकों को भी प्रतिनिधित्व चाहिए। अध्यक्ष वह तो है। लेफ्टिनेंट कर्नल गिडने ये तो महज एक विकल्प है। अध्यक्ष नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। यह वाक्य एक विकल्प सुझाता है, लेकिन ये भी स्पष्ट करता है कि यह मांग उठी थी कि अल्पसंख्यकों को या तो प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व दिया जाए, और यदि ऐसा संभव ना हो तो लेफ्टिनेंट कर्नल गिडने बीच में ही बोल देते हैं हम मात्र इतना ही चाहते हैं। राव बहादुर पनीर सेल्वम कहते हैं ऐसा न होने पर की जगह अगर ऐसा करना असंभव हो तो लिखना चाहिए।
अध्यक्ष, हाँ, ऐसा ना होने पर के स्थान पर यदि ऐसा असंभव हो तो का उपयोग नहीं किए जा सकने का कोई कारण नहीं है। यानी कि यहाँ पर ये बात स्वीकार कर ली गई है। लॉर्ड रीडिंग कहते हैं फर्क क्या पड़ता है, हम लोग इस वाक्य के बदले उस वाक्य के लिखने पर बेकार समय गंवा रहे हैं। सरदार उज्जवल सिंह कहते हैं महत्वपूर्ण अल्पसंख्यक वर्गों शब्दों को रहने दीजिए, हम अन्य समुदायों के लिए भी कुछ व्यवस्था कर सकते हैं, कोई ना कोई व्यवस्था तो होनी ही चाहिए। अध्यक्ष कहते हैं कृपया परिस्थितियों की गंभीरता तो समझिए, यथार्थवादी रुख अपनाएं। आप संघीय कार्यपालिका में सभी अल्पसंख्यक वर्गों को प्रतिनिधित्व नहीं दे सकते। डॉक्टर अंबेडकर, मैं अपनी बात साफ साफ कहना चाहता हूँ। हमने प्रांतीय संविधान में गवर्नर पर यह उत्तरदायित्व सौंपा है कि वह अधिक से अधिक अल्पसंख्यक वर्गों को प्रतिनिधित्व देने का प्रयास करें। हमने उन्हें किसी सीमा में बांध नहीं रखा है। गवर्नर को इतनी स्वतंत्रता अवश्य होनी चाहिए कि वह अन्य महत्वपूर्ण अल्पसंख्यक वर्गों में से भी प्रतिनिधियों का चयन कर सके। इसलिए मुसलमानों शब्द के स्थान पर के शब्द के बाद अन्य महत्वपूर्ण अल्पसंख्यक वर्ग आना चाहिए। ये बात बाबा साहब कहते हैं, मुसलमान शब्द के बाद अन्य महत्वपूर्ण अल्पसंख्यक वर्ग आना ही चाहिए। तब अध्यक्ष कहते हैं नहीं, इस मुद्दे पर बात हो चुकी है, अब हम अगले मुद्दे पर चर्चा करें। माननीय एपी पात्रे कहते हैं क्या मैं पैराग्राफ 13 का उल्लेख कर सकता हूं? डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं मेरा अनुरोध है कि पैराग्राफ 12 के बारे में मेरा विरोध दर्ज कर लिया जाए। सरदार उज्जवल सिंह कहते हैं मुसलमानों शब्द के बाद अन्य महत्वपूर्ण अल्पसंख्यक वर्ग जुड़ना चाहिए। बाबा साहब के समर्थन में सरदार उज्जवल सिंह यहां पर साथ खड़े हुए। लेफ्टिनेंट कर्नल गिडने कहते हैं फिर शेष अल्पसंख्यकों को क्यों नहीं? अध्यक्ष कहते हैं आप लोग कृपया मेरी बात सुने, मैं पहले ही कह चुका हूं कि हम अन्य अल्पसंख्यक वर्गों को छोड़ नहीं रहे हैं। मैं शब्दों में संशोधन के लिए तैयार हूं, पर आप लोग कृपया निरर्थक मुद्दे ना उठाएं। ये तो मान ही लिया गया है कि दूसरे अल्पसंख्यक वर्गों को भी प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, और अगर ऐसा करना असंभव हो तो उन्हें हितों की रक्षा करने के लिए एक मंत्री नियुक्त किया जाए। इसमें तो सारी बात आ जाती है। पैराग्राफ 12 पर सहमति हुई, ये मान लिया जाए। डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं मैं समझता हूं कि हमारी आपत्ति दर्ज होनी चाहिए। अध्यक्ष कहते हैं ठीक है। देखिए बाबा साहब कितने जिद्दी स्वभाव के थे, अपनी बात मनवाकर ही दम लिया करते थे। और यहाँ पर बाबा साहब ने जब तक देखिए यहाँ वापस अपने कदमों को पीछे नहीं लिया जब तक कि अपनी बात को उन्होंने मनवा नहीं लिया। तो ये आपने महसूस किया। अंततः अध्यक्ष को कहना पड़ा कि ठीक है हम संशोधन करेंगे। उप समिति संख्या 3 अल्पसंख्यक द्वारा संशोधन के बाद स्वीकृत पैराग्राफ 12 उप समिति संख्या 2 प्रांतीय संविधान के इस सुझाव पर आम सहमति है कि नए संविधान के सफलतापूर्वक कार्य करने के लिए प्रांतीय कार्यपालिकाओं में महत्वपूर्ण अल्पसंख्यक समुदायों का प्रतिनिधित्व सर्वाधिक आवश्यक है, और इस बात पर भी सहमति है कि इसी आधार पर संघीय कार्यपालिका में मुसलमानों को प्रतिनिधित्व दिया जाए। छोटे अल्पसंख्यक वर्गों की ओर से ये मांग की गई है कि उन्हें भी प्रांतीय और संघीय कार्यपालिकाओं में प्रतिनिधित्व दिया जाए, और अगर ऐसा करना असंभव हो तो प्रत्येक मंत्रिमंडल में एक ऐसे मंत्री की नियुक्ति की जाए जिस पर अल्पसंख्यक वर्गों के हितों की रक्षा की जिम्मेदारी हो। डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं और सरदार उज्जवल सिंह चाहते हैं कि पंक्ति 6 में मुसलमान शब्द के बाद और अन्य महत्वपूर्ण अल्पसंख्यक वर्ग शब्द जोड़ दिए जाएं। रिपोर्ट के पैराग्राफ 18 पर बहस होती है जिसमें बाबा साहब अपने क्रांतिकारी सुझाव देते हैं और एक महत्वपूर्ण चेतावनी भी देते हैं। अध्यक्ष 17 को निकाल दिया गया है, अब 18 पर बात करें जो बाद में 17 हो जाएगा। यह रिपोर्ट पूर्ण सम्मेलन की समिति के समक्ष रखी जाने वाली है। कौन कौन लोग इसके समर्थन में हैं और कौन कौन लोग विरोध में, तो इसे स्वीकार कर लिया गया। अब इसे पूर्ण सम्मेलन की समिति के समक्ष भेजा जा सकता है। डॉक्टर अम्बेडकर मेरा एक संशोधन है। अध्यक्ष अब कुछ नहीं, मैं माफी चाहता हूं, लेकिन बाबा साहब की बात सुनिए ध्यान से। बाबा साहब कहते हैं डॉक्टर अम्बेडकर मेरे संशोधन को पैराग्राफ 16 के बाद एक अलग पैराग्राफ के रूप में दर्ज किया जा सकता है। अध्यक्ष कहते हैं उसे अंतिम पैराग्राफ बनाइए। डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं जी हाँ। अध्यक्ष तब तो ये अविभाज्य पैराग्राफ है। डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं मेरा संशोधन है अल्पसंख्यक और दलित वर्गों के लोगों का यह दृढ़ निश्चय है। ध्यान दीजिए मेरे साथियों, इस सेंटेंस को आपको कोट करना पड़ेगा। अल्पसंख्यक और दलित वर्ग के लोगों का यह दृढ़ निश्चय है
कि जब तक उनकी मांगें स्वीकार नहीं की जाती तब तक वे भारत के किसी भी भावी संविधान को अपनी सहमति प्रदान नहीं करेंगे, सहमति नहीं देंगे। एक बार पुनः बाबा साहब की इस चेतावनी को समझिए मेरे साथियों। इंग्लैंड में जाकर, लंदन में जाकर बाबा साहब गोलमेज सम्मेलन में इतनी बुलंद आवाज में अपनी बात को रखते हैं मेरे साथियों। चेतावनी देते हैं कि अल्पसंख्यक और दलित वर्गों के लोगों का यह दृढ़ निश्चय है कि जब तक उनकी मांगें स्वीकार नहीं की जाती तब तक वे भारत के किसी भी भावी संविधान को अपनी सहमति नहीं देंगे। अध्यक्ष कहते हैं, वस्तुतः आप ये बात कह चुके हैं और आप मान चुके हैं कि ये आपका निजी बयान नहीं है। हालांकि ये जो चेतावनी बाबा साहब ने आज दी है इससे पहले भी दे चुके हैं, इसीलिए अध्यक्ष जी को ये बात याद थी और उन्होंने इसको रिपीट किया। डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं, मेरे विचार में इसे दर्ज करना चाहिए। हमारी जो ये चेतावनी है इसको दर्ज कर लिया जाना चाहिए, नोट कर लेना चाहिए। तब श्री जोशी कहते हैं, लेकिन मेरे विचार में उस बयान के अनुसार श्रमिकों को अल्पसंख्यक वर्ग नहीं माना जा सकता। अध्यक्ष, मैं इसे नकार भी नहीं सकता। डॉक्टर अंबेडकर, मुझे ये शब्द स्वीकार होंगे जब तक उनकी मांगें समुचित ढंग से नहीं मान ली जाती। अध्यक्ष कहते हैं, इससे तो यह निरर्थक ही हो जाता है डॉक्टर अंबेडकर, अथवा यह कि जब तक कि उनकी उचित मांगें नहीं मान ली जाती। श्री जफरुल्लाह खां कहते हैं, अगर मांगों को उचित ढंग से मान लिया जाता है तो क्या सभी इससे संतुष्ट होंगे। श्री फुट कहते हैं कि ये तो किसी मांग को दर्ज करने भर की बात है। अध्यक्ष कहते हैं, हाँ, ये तो किसी मांग को दर्ज करना भर है, इसे एक नए पैराग्राफ 18 के रूप में जोड़ लिया जाना चाहिए। अंततः देखिए, फिर बाबा साहब ने यहाँ पर जो बाबा साहब ने यहाँ चेतावनी दिया है उसको पैराग्राफ चूंकि 17 को डिलीट किया गया, 17 की जगह 18वां पैराग्राफ आ गया, यानी कि 18वां पैराग्राफ खाली हो गया। तो 18वें पैराग्राफ में बाबा साहब के इस बयान को यहाँ दर्ज करने की बात को मान लिया गया और बाबा साहब ने एक बार पुनः अपनी शर्त को मेरे साथियों मनवा लिया है। अब आज के अम्बेडकर संदेश का यही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि बाबा साहब ने आखिर भावी संविधान के बारे में क्या चेतावनी दी थी, कौन सी शर्त रख दी थी भावी संविधान को मानने के लिए। तो आज के अम्बेडकर संदेश का यही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आज का अम्बेडकर संदेश संपूर्ण कार्यवाही जो अल्पसंख्यक कमेटी की होती है, किसने क्या कहा, अध्यक्ष ने क्या कहा, बाबा साहब ने क्या कहा और बाबा साहब ने क्या सुझाव दिए, ऐसे महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेकर आज के अम्बेडकर संदेश को हमने आप तक पहुंचाया और आपकी जिम्मेदारी बनती है कि ये अन्य अम्बेडकरवादियों या अम्बेडकर अनुयायियों तक अम्बेडकर संदेश पहुंचना चाहिए। सामान्य साथियों, इसी निवेदन के साथ आज के अम्बेडकर संदेश को रोकने की दीजिए इजाजत। मिलेंगे नए अम्बेडकर संदेश में 8 शर्तों के साथ। बाबा साहब ने जो गोलमेज सम्मेलन में अल्पसंख्यक कमेटी के समक्ष 8 शर्तें रखी हैं दलितों अस्पृश्यों के अधिकारों के लिए, सामान्य साथियों जानना बहुत दिलचस्प होगा। कल के अम्बेडकर संदेश में आप समय से अम्बेडकर संदेश को सुनिएगा, ये हमारा विशेष निवेदन है। अब दीजिए इजाजत, आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। सामान्य साथियों, हम एक महत्वपूर्ण बात बताना उचित समझते हैं। बाबा साहब की अधूरी इच्छा के अनुरूप एक वैचारिकी सेंटर निर्माणाधीन है सारनाथ वाराणसी में, जहां पर 14,000 स्क्वायर फीट जमीन परचेज कर ली गई है रिंग रोड ग्रीन सिटी फरीदपुर सारनाथ में। वैचारिकी सेंटर के प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण कार्य कंप्लीट हो चुका है। शानदार बेहतरीन प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण पूर्ण हो चुका है। आगे अब मुख्य भवन को बनाने की बारी हम सबकी है और इस हेतु आप दिए गए अकाउंट नंबर पर अपना अमूल्य योगदान कर सकते हैं। आज का अम्बेडकर संदेश हम लेकर उपस्थित हुए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली की प्रेरणा में। प्रस्तुत करता कि मैं स्वयं सर्वजित आर्य, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी, IIT सेल आवाज का नई दिल्ली। मिलेंगे नए डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में, तब तक दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय। सामान्य साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल आवाज का ऑफिशियल, जिस पर नियमित सुबह 5 बजे डॉक्टर अम्बेडकर संदेश आपको मिलता है, आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें।